हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सबका। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जिन भी लर्नर्स का भी इस बार जेआरएफ क्लियर हुआ है ना, उनको आगे पीएचडी में कैसे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसेस है उनका, है ना, या नेट के बाद भी अगर उनको पीएचडी में जाना है तो वो सारा प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ना, ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो है। ठीक है, आप सबको पता है कि मैंने अपना पीएचडी ख़त्म किया है एक स्टेट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, एनआईआरएफ रैंकिंग में, जिसका नाम है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। यहाँ से मेरा पीएचडी ख़त्म हुआ। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको पीएचडी में एडमिशन कैसे लेना है। जब भी जेआरएफ क्लियर होता है तो एक लर्नर के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये होता है कि अब मुझे कैसे पीएचडी एडमिशन लेना है, क्या उसका प्रोसेस है, मैं यूनिवर्सिटी कौन सी में जाऊँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ, कैसे गाइड ढूंढूँ, है ना, कैसे ये सारे स्टेप स्टार्ट होंगे जब मुझे जेआरएफ मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। मेरा भी जब जेआरएफ क्लियर हुआ था 2019 में, तो यही चीज़ें मैंने फेस करी थी। और 2020 में मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ था, और अभी जो है 2025 में मेरा पीएचडी ख़त्म हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको सारी समझाऊंगी, बिकॉज इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपको अगर कोई सही गाइडेंस दे सकता है तो वही दे सकता है जिसने अपना पीएचडी किया जेआरएफ के बाद। ठीक है, अब विदाउट जिसने रियली पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, या जो प्रैक्टिकली इस चीज़ में अभी एंटर ही नहीं किया है ना, वो अगर आपको गाइडेंस इस चीज़ की देगा तो शायद उतना उसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, है ना। तो अब ध्यान से इन बातों को समझिए। जो भी आप में ये एक मिसकंसेप्शंस रहती हैं इस चीज़ें की कि आप पहले गाइड ढूंढिए, है ना, बाद में अपना जो है पहले गाइड ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पीएचडी शुरू होगा, पहले गाइड को ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, सब चीज़ों को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक होता है थोड़ा फॉर्मल प्रोसेस, जिसको हम पूरा एक फॉर्मल प्रोसेस बोलते हैं। एक थोड़ा सा इनफॉर्मल, तो मैं उसको कहूँगी, बट थोड़ा सा लेस फॉर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं जो होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। आपका जेआरएफ क्लियर हो गया। मुझे पता है इस चीज़ का कि जेआरएफ क्लियर होने से जितनी खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब आपको अपनी फेलोशिप अमाउंट आनी शुरू हो जाती है। जब पहले महीने आपके अकाउंट में ये फेलोशिप के पैसे आते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा खुशी होती है आपको और आपके पेरेंट्स को भी। तो हर एक लर्नर को ये बड़ा इस चीज़ का वेट होता है कि कब मेरा पीएचडी शुरू हो और मेरा जेआरएफ आना शुरू हो, है ना, मेरे अकाउंट में फेलोशिप आनी स्टार्ट हो। तो ये चीज़ का बहुत एक्साइटमेंट आप लोगों को रहता है। इसका भी मैं थोड़ा, अच्छा, जेआरएफ का ये सारा प्रोसेस जो है, इसका अमाउंट, है ना, बेनिफिशियरी कोड वगैरह का, इसके ऊपर मेरी अलग वीडियो है, वो भी आप देख लीजिएगा प्लीज़, इसी चैनल पर है। ठीक है जी। तो अब देखिए, सबसे पहले ना आपको क्या करना है, आपको जो भी अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी करनी है वो डिसाइड करनी है। अब देखिए, आई विल रिकमेंड कि अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ ही जाइए। जो मेरे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल वो आईआईटीज़ में जा सकते हैं, आईआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटीज़ में इकोनॉमिक्स में पीएचडी होती है। ठीक है, आपको देखनी पड़ेगी जो भी आईआईटी इकोनॉमिक्स में पीएचडी ऑफर करते हैं। इनका बेसिकली आईआईटीज़ में ज़्यादातर रहता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, है ना, इस तरह, मतलब उनका स्पेशलाइज्ड एरिया होता है इकोनॉमिक्स में, कि आपको उसी स्पेशलाइज्ड एरिया में फिर पीएचडी करनी है। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, अब इसमें ना बहुत सारी फैक्टर्स हैं। देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जो जिसका ये है कि भाई मुझे अपना घर छोड़ के पीएचडी करने नहीं जाना, मुझे मतलब मैं रेगुलर अप डाउन कर लूँगा। ठीक है, तो मुझे जो यूनिवर्सिटी है वो अपने ही सिटी में चाहिए या अपने ही स्टेट में चाहिए। एक ऐसा बच्चा है। एक दूसरा ऐसा है कि भाई जिसको है कि भाई हाँ, ये उसके अपने पर्सनल चीज़ें होती हैं, थोड़ी पर्सनल फैक्टर्स होती हैं कि भाई ठीक है, मैं दूसरी जगह मूव भी हो सकता हूँ। अब आपकी यूनिवर्सिटी की चॉइस ना इस पर भी थोड़ी डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपका जेआरएफ हुआ, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ ही जाइए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आप जा सकते हैं उस केस में, अगर जैसे अभी आप कोई और जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आपको पीएचडी करनी है ना, या इस तरह के केसेस में आप प्राइवेट की तरफ भी जा सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वैसे काफ़ी अच्छी भी हैं। तो पर अगर आपका जेआरएफ है तो फेलोशिप के थ्रू आई विल रिकमेंड कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपकी पीएचडी चॉइस। तो इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर तब भी आपको प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं हो रही, तो आप ना टाइम टू टाइम
क्या करें, जो नोटिफिकेशंस हैं, है ना, उनको देखें। जैसे ही आप, वैसे हम भी अपने चैनल पर ना जब भी पीएचडी का कोई नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया किसी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आता है तो हम अपडेट करते रहते हैं उसको, अपने चैनल पर वीडियो बनाते रहते हैं। आप देखिएगा लास्ट टाइम भी हमने बनाई थी। तो अदरवाइज़ आप भी जैसे गूगल पे या कहीं पर सर्च करते रहिएगा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं। तो एक फॉर्मल तरीका जो पीएचडी एडमिशन का होता है वो यही होता है कि आपको ना एक नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई करना होता है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको सही गाइड वही बंदा कर सकता है जिसने आप ये चीज़ एक्सपीरियंस्ड करी है, जिसने आप पीएचडी करी है ना। विदाउट जिसने पीएचडी नहीं की, जो इस फील्ड में प्रैक्टिकली अभी एंटर ही नहीं हुआ है ना, वो अगर आपको इस चीज़ की गाइडेंस दे रहा है तो आई थिंक उससे बेटर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे की गाइडेंस लीजिए जो रियली इस फील्ड में एंटर करा है जिसने, ठीक है ना। तो देखिए, जब मेरा 2019 में जीआरएफ क्लियर हुआ था, उस टाइम मेरा ये था कि मुझे अपने पर्टिकुलर स्टेट की ही एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना था, ठीक है। तो अब उस केस में जब हम, ये चीज़ बोली जाती है ना आपको कि आप पहले गाइड को अप्रोच करो, पहले गाइड को ढूंढो, तो ये चीज़ें काफ़ी हमने करी थी, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं पंजाब की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने गाइड से भी अप्रोच करने का ढंग होता है, तरीका होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो वो चीज़ हमने करी थी, पर जो एक फॉर्मल चीज़ है, आपका गाइड, आपका एडवाइज़र, वो भी आपको यही रिकमेंड करेगा, मतलब जिसको भी आप अप्रोच करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, वो भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि आप ना पहले नोटिफिकेशन की वेट करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करिएगा, वो भी आपको यही कहेगा। दैट मीन्स एट द एंड ये प्रोसेस फॉर्मल ही होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि जस्ट आप गाइड से बात कर लें और गाइड आपको अंडर, मतलब एक फॉर्मल तो उनको प्रोसेस एक करनी ही पड़ती है, ठीक है। नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई, एक इंटरव्यू, एक रिसर्च प्रपोजल अपना देना, मतलब ये सारा प्रोसेस इसमें रहता है, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो ये चीज़ है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, वहाँ पे गाइड से भी अप्रोच करा था, सारा कुछ था, बट एट द एंड कंक्लूजन वही है कि आपको एक फॉर्मल तरीके से ही नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करना, फिर उसके बाद आपको अपना इंटरव्यू देना, रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना, वो सब चीज़ें इसमें रहती ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो आपका गाइड अलॉटमेंट की चीज़ है, मतलब ये होती है उसके बाद ही है, आपकी उस फॉर्मल प्रोसेस के बाद ही आपको पूरा श्योरिटी होती है कि भाई हाँ ये गाइड आपको अलॉट हो गया है, तो वो उसके बाद ही गाइड अलॉटमेंट होती है। अब यहाँ पे ना अगर तो पहली आपके पास तरीका ये है कि आप ना सीधा सीधा यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशंस जो है ना वो चेक करें, ठीक है। नोटिफिकेशंस के लिए अप्लाई करें, आपका जीआरएफ है तो दैट मीन्स आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अपना अच्छा प्रेजेंट करिए, ठीक है, और अपना उसमें उसके रिजल्ट्स का वेट करिए, ठीक है। अब ये चीज़ है। अब दूसरा थोड़ा यहाँ पे लेस फॉर्मल ये हो गया कि आप ना जैसे एडवाइजर्स के थ्रू आपको अगर करना है तो उसमें क्या करें आप लोग कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े ऐसे प्रोफेसर्स ढूंढें जिनका रिसर्च, आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उससे मैच हो रहा है थोड़ा चीज़ें, है ना। जैसे आप इकोनॉमिक्स की इस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपने ये अपना टॉपिक थोड़ा टेंटेटिव सा तो दिमाग में देखो सोचा होता है हर किसी ने। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जब मैंने पीएचडी करना था, मैंने अपने दिमाग में टेंटेटिव टॉपिक जो सोचा था ना, वो सोचा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, स्पेसिफिकली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये एक टेंटेटिव टॉपिक सोचा था, प्रपोजल वगैरह इस पर था। उसके बाद जब फाइनल स्टेज में गाइड अलॉट हुआ, उसके बाद जो मेरा फाइनल टॉपिक हुआ वो हुआ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पर, मतलब हाँ वो लेबर फोर्स इज ए पार्ट ऑफ बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, है ना। पर वो जो आपका फाइनल टॉपिक होगा, वो जो अपने प्रपोजल है उससे थोड़ा अलग हो सकता है ना। उससे ये नहीं है सेम ही वही मिल जाए, उससे अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो दैट मीन्स एक टेंटेटिव टॉपिक आपको दिमाग में सोच के चलना है। अगर आपको अपना आगे फाइनल टॉपिक आपका सिलेक्ट तभी होगा ना जब एक टेंटेटिव से आप उस चीज़ की शुरुआत करेंगे। तो वो एक टेंटेटिव टॉपिक जो है वो सोच कर अपना आप उस फील्ड में अच्छा प्रोफेसर फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी अपनी यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टेड की है कि भाई ये वाला प्रोफेसर है, इसका काम इस टॉपिक पर है, इसने ये रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो उस तरह आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। या अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टेट में करना चाह रहे हैं तो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जिनका आपका जिसमें इंटरेस्ट है उस फील्ड में काम है ना, तो आप वो ढूंढ सकते हैं। अब आप उनको, जैसे मैंने कहा थोड़ा इनफॉर्मली, आप क्या कर सकते हैं, उनको एक प्रोफेशनल मेल भेज सकते हैं। ये मेल बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मेल भेज सकते हैं कि जेआरएफ है आपके पास, जेआरएफ का कोई सीट वैकेंट है, मैं आपके अंडर जेआरएफ करना चाह रही हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ये इस तरह का मेरा रिसर्च एरिया है, इस तरह का एक प्रोफेशनल मेल उनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आप देखिएगा वो आपको मतलब दो ही चीज़ें होंगी जो मेल में,
ठीक है, वो चीज़ आपको कहेंगे। एक तो या तो आपको वो साफ साफ बता देंगे कि हाँ मेरे पास JRF की सीट है, आप नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बोल देंगे कि ठीक है मेरे पास तो अभी JRF के स्टूडेंट्स हैं, इनके JRF की सीट मेरे पास नहीं है, पर आप अपना नोटिफिकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको दूसरा कोई और एडवाइज़र जो है अलॉट हो सकता है। यही चीज़ें रहेंगी। तो अगर 2 रिप्लाईज़ करेंगे, इन दोनों में से कोई और रिप्लाईज़ हो सकते हैं उनके, अदरवाइज़ नहीं अगर करें तो मतलब इस तरह का आप प्रोफेशनल सा मेल जो है भेज सकते हो एडवाइज़र्स को, ठीक है। पर जैसे मैंने कहा कि उसके आगे का प्रोसेस भी यही होगा फिर, ठीक है ना। इसके आगे का प्रोसेस, इस प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही है, इस फॉर्मल प्रोसेस से तो आपको एट द एंड गुजरना ही है, ठीक है। तो अगर आपकी वो ठीक है, मान भी जाते हैं कि भाई मेरे पास है JRF की सीट, ठीक है, तो एट द एंड आपको अप्लाई यहीं से करना है। जब यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन निकलेगी, ये नहीं है कि डायरेक्टली अभी वो आपको रख लेंगे कि हाँ भैया PhD का सीट है तो आप आइए हम PhD स्टार्ट करवाते हैं, ऐसा नहीं। मतलब वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही आप चीज़ें अप्लाई करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके थ्रू अप्लाई, ठीक है। आप अपना प्रपोजल वगैरह प्रेजेंट करेंगे, तो उसके बाद जो भी आपका एडवाइज़र वगैरह गाइड वगैरह होगा वो आपको लोड हो जाएगा। तो ये चीज़ रहती है। अब इसमें जैसे मैंने कहा कि जब आपका एडवाइज़र अलॉट होता है आपको, तो उसके बाद भी आपका जो सिनॉप्सिस है, रिसर्च प्रपोजल है, उसमें चेंजेस होती हैं, है ना, आपके एडवाइज़र के अकॉर्डिंगली, आपके गाइड के अकॉर्डिंगली। तो वो एक टेंटेटिव सा टॉपिक, मतलब घूम फिरा के हिल-जुल कर एक फाइनल जब आपका वो बनता है सिनॉप्सिस, है ना, तो वो उससे काफ़ी अलग भी होता है, ठीक है। सेम तो नहीं होता मोस्टली केसेस में, अलग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अलग होती है। तो दैट मीन्स एक टेंटेटिव टॉपिक आपको सोच के चलना ही है। यहाँ पर एक फॉर्मल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो भी आपका टेंटेटिव टॉपिक है उसका प्रेजेंटेशन देना है, जो भी इंटरव्यू देना है, ठीक है, वो प्रोसेस एक रहता है मोस्टली यूनिवर्सिटी में। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी, एक्सेप्शनल केसेस लेके चल सकते हैं हम, कि वो सिर्फ इस बेस पर भी आपको एडमिट कर लें कि भाई ठीक है आपने गाइड को अप्रोच कर लिया, आपका गाइड मान गया, तो चलो आपका PhD यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब होगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, बट ज़्यादातर जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मुझे तो अब तक यही है कि अगर आप वहाँ पर भी यहाँ पर भी मतलब गाइड भी आपका मान गया, ठीक है, पर आपको एक ये फॉर्मल प्रोसेस जो इंटरव्यू वाला है, जहाँ पर आपको अप्लाई करना है, फिर इंटरव्यू देना है, ये फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, अब यहाँ पे आपके एडवाइज़र का, आपके गाइड का बहुत इम्पोर्टेंस है भई। आपकी सारी PhD ही आपके एडवाइज़र पर, आपके गाइड पर टिकी हुई है। एक अच्छा एडवाइज़र, अच्छा गाइड आपकी PhD को बहुत अच्छा बना देता है, और अगर थोड़ा गाइड अच्छा ना मिले तो आपकी PhD के सालों में आपको डिप्रेशन, तनाव, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो वर्कलोड, स्ट्रेस, मैनी थिंग्स। तो बहुत इम्पोर्टेंस है बिल्कुल यहाँ पे एडवाइज़र का। तो अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले आप अपना फील्ड का एक अच्छा एडवाइज़र ढूंढ कर उसको मेल वगैरह या उससे थोड़ा प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट किसी तरह से करके, है ना, शॉर्ट कर लें कि भाई हाँ उस पर्टिकुलर प्रोफेसर के पास सीट है, तो इस ये वाला प्रोसेस भी आप कर सकते हैं फॉलो, ठीक है जी। तो यही चीज़ थी जो मुझे आज के आपको लेक्चर में समझानी थी। इसके अलावा और भी आप जो भी जानना चाहते हैं PhD से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, ठीक है। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।